हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि कैसे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है 3 इम्पॉर्टेंट तरीकों से। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और आखिर क्यों हमारे देश में इंडिया में हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ी। हमारे आज के लेक्चर का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर हम डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर क्यों हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत होती है, मतलब कि हमें क्यों डिसेंट्रलाइजेशन की नीड है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 or more tiers ऑफ गवर्नमेंट्स। हमने अभी तक फेडरलिज्म में ये समझ लिया है कि किसी भी फेडरल देश में फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज्यादा टीयर्स होते हैं, मतलब लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है, बांटा जाता है। आमतौर पर देशों में कम से कम 2 लेवल तो होते ही हैं जिनके बीच में पावर को बांटा जाता है। सबसे पहला लेवल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और उसके बाद दूसरा लेवल होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का या फिर रीजनल गवर्नमेंट्स का। इंडिया में भी पहले हमारी 2 टीयर्स थे, 2 लेवल्स थे गवर्नमेंट के, सेंटर एंड स्टेट्स, जिनके बीच में पावर्स को बांटा जाता था, शेयर किया जाता था। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टीयर्स। यहाँ लिखा है कि लेकिन देशों में 2 लेवल तो होते हैं जिनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश की, इंडिया की, तो इंडिया इतना वास्ट है, इंडिया इतना बड़ा है एक देश कि हम इस देश में सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट से गवर्न नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है कि हम इंडिया में सिर्फ 2 टीयर्स के साथ, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के साथ पावर को शेयर करें, पावर को बांटे। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि हमारे देश में पहले सिर्फ 2 लेवल्स में पावर को शेयर किया जाता था, लेकिन फिर हमारे लीडर्स को ये रियलाइज हुआ कि हमारे देश में 2 गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें एक और लेवल लाना पड़ेगा, पावर को शेयर करना पड़ेगा, ताकि हम हमारे देश को अच्छे तरीके से चला सके, अच्छे तरीके से गवर्न कर सके। इसीलिए इंडिया को 2 से 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बांटा गया और हमें मिली हमारी लोकल गवर्नमेंट्स। और इसी के साथ इंडिया 2 टीयर से 3 टीयर लेवल ऑफ सिस्टम में, लेवल ऑफ गवर्नमेंट में टर्न हो गया, कन्वर्ट हो गया। आपको याद होगा हमने फीचर्स में इसके बारे में पढ़ा भी था। अब ऐसा क्यों कि हमारे देश में 2 लेवल से काम नहीं चलता? क्यों हमारे देश में एक और लेवल की हमें जरूरत थी देश को गवर्न करने के लिए, देश को अच्छे से चलाने के लिए? इसके पीछे 2 इम्पोर्टेंट कारण थे। तो चलिए उन रीजंस को समझ लेते हैं अगले पॉइंट से। यहाँ पर लिखा है स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। सबसे पहला रीजन जिसके वजह से इंडिया में हमें 2 से ज्यादा लेवल्स या 2 से ज्यादा टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत थी, वो ये था कि हमारे देश का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। हमने जब बेल्जियम के केस स्टडी को पढ़ा था तब हमने इस बात को भी समझा था कि बेल्जियम का साइज, जो कि यूरोप का एक देश है, तो बेल्जियम का साइज इंडिया की एक स्टेट हरियाणा से भी छोटा है। ऐसी कई कंट्रीज हैं यूरोप की जो कि हमारे देश की स्टेट से, राज्यों से भी छोटी हैं, जैसे बेल्जियम। कुछ देश ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल पोलैंड या फिर स्विट्जरलैंड, जिनका साइज हमारे देश की स्टेट्स के ऑलमोस्ट बराबर है, जैसे राजस्थान जितना या मध्य प्रदेश जितना। तो यहाँ पे आप सोचिए कि एक पूरा देश हमारे देश की एक स्टेट से भी छोटा है या उसके इक्वल है, मतलब इंडिया का साइज कितना ज्यादा बड़ा है। और इतने बड़े देश में सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट सही तरीके से, आसानी से, कंफर्टेबली रूल नहीं कर सकती, गवर्न नहीं कर सकती। इसके बाद दूसरा रीजन क्या था वो समझ लेते हैं। इन पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया
महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। सिर्फ साइज में नहीं, लेकिन इंडिया पॉपुलेशन में भी, आबादी में भी कई ज्यादा बड़ा है। अगर हम कंपेयर करें हमारी स्टेट्स को किसी इंडिपेंडेंट देश से, जैसे कि रशिया से या फिर जर्मनी से, तो हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों देश की जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे देश की कुछ स्टेट से कम है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जो हमारे देश का एक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो रशिया से भी ज्यादा है। अब आप सभी देख सकते हैं कि रशिया कितना बड़ा देश है, फिर भी रशिया की जो आबादी है वो हमारे देश के एक स्टेट से भी कम है। साथ ही साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, जो एक और इंडियन स्टेट है, तो महाराष्ट्र की भी जो पॉपुलेशन है वो जर्मनी के ही ऑलमोस्ट बराबर है। और जर्मनी भी एक काफी बड़ा देश है, लेकिन उसकी आबादी महाराष्ट्र से बराबर है। तो यहाँ इन दोनों केसेस में, पॉपुलेशन में और साइज में, दोनों में आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी स्टेट्स इंडिपेंडेंट नेशन से भी बड़ी हैं, या तो साइज में या तो पॉपुलेशन में। तो एक ऐसा देश जिसका साइज इतना बड़ा है, जहाँ पे इतनी ज्यादा आबादी है, साथ ही साथ एक ऐसा देश जहाँ पे बहुत ज्यादा रीजन वाइज, कल्चरल वाइज डाइवर्सिटी है, ऐसे देश में सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट सही तरीके से गवर्न नहीं कर सकती। ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसी वजह से दस फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट। और इन्हीं वजहों के वजह से हमारे देश में एक और लेवल की जरूरत थी, एक और टियर ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत थी, जिनके साथ हम पावर को शेयर कर सकते थे और जो सही तरीके से लोकल लेवल के लोगों को भी गवर्न कर सकते थे। क्योंकि जब देश इतना बड़ा होगा तो देश में प्रॉब्लम्स भी उतनी ही ज्यादा होंगी। जब आबादी ज्यादा होंगी तो लोगों को इश्यूज भी बहुत ज्यादा होंगे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें रोज फेस करनी पड़ती होंगी। और जरूरी नहीं है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमेशा इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, इन सभी इश्यूज को सॉल्व कर सके। इसी वजह से हमें जरूरत थी कि हम लोकल लेवल तक भी पावर को पहुंचाएं और एक और गवर्नमेंट को क्रिएट करें, जिनके साथ हम पावर को शेयर करें और सही तरीके से सब लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। This is the rationale for decentralization of power that resulted in a third tier of government called local government. और यही 2 रीजंस थे, रैशनल का मतलब होता है, ये 2 लॉजिकल रीजन थे, ये तर्क आधार थे, जिनके बेसिस पर, जिनके वजह से इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, मतलब पावर को बांटा गया लोकल गवर्नमेंट के साथ, ताकि बेटर गवर्नेंस हो पाए। और इसी वजह से, इसी के साथ हमारे देश को मिला एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। अब हमने समझ लिया है कि इंडिया में वो क्या 2 रीजंस थे जिनके वजह से डिसेंट्रलाइजेशन आया, जिनके वजह से एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुई इंडिया में। अब हम तैयार हैं ये समझने के लिए कि डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, एक डेफिनेशन की मदद से, जो आप सभी की बुक में दी गई है। तो चलिए डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। When power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. तो decentralization का मतलब क्या होता है? जब हम पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ले लेते हैं और किसे दे देते हैं? लोकल गवर्नमेंट को उस पावर को दे देते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि जब हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स को, मतलब फैसले लेने की पावर्स को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेते हैं। हम यहाँ पर सारी सेंटर और स्टेट की पावर्स नहीं लेते हैं, कुछ पावर्स लेते हैं। तो जब हम इन पावर्स को लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम सेंट्रलाइजेशन होने से रोकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि पावर सेंट्रलाइज ना हो जाए, सारी की सारी पावर किसी भी एक सरकार के पास ना आ जाए, हमारी सेंटर डोमिनेंट ना हो जाए या हमारी स्टेट डोमिनेंट ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं? हम उनकी कुछ पावर्स उनसे ले लेते हैं और उन पावर्स को आगे शेयर कर देते हैं नीचे लेवल के लोगों के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ। और इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होने से रोकते हैं हमारे सिस्टम को, हमारी गवर्नमेंट्स को।
तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम सेंटर और स्टेट की पावर्स लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि लोकल लेवल तक पावर पहुंचे, जो लोकल लेवल पर लोगों की नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो विशेस हैं, इंटरेस्ट हैं, उन सभी को हम अच्छे तरीके से पूरा कर सकें, और ताकि पावर जो है वो सेंट्रलाइज ना हो जाए, किसी एक के हाथ में ना रह जाए। ठीक है, तो इंडिया में भी हमने क्या किया, दो रीजंस के वजह से, एक तो साइज और दूसरा पॉपुलेशन, इन दोनों रीजंस के वजह से हमने इंडिया में भी डिसेंट्रलाइजेशन किया। मतलब हमने पावर को थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के साथ बांटा, मतलब कि लोकल गवर्नमेंट के साथ बांट दिया, उनके साथ पावर को शेयर कर दिया। इसी के साथ हमारा ये सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम था व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। The basic idea is that there are large number of problems and issues which are best settled at the local level. मैंने अभी आप सभी को बताया था कि अगर देश बड़ा होगा, आबादी ज्यादा होगी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स और इश्यूज भी बहुत ज्यादा होंगे और बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अगर हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकल लेवल पर जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को वहीं पे सही तरीके से सेटल किया जा सकता है। मतलब जो प्रॉब्लम्स लोकल लेवल पर लोग फेस करते हैं, विलेजेस में फेस करते हैं, टाउन्स या सिटीज में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स का हल वहीं पे निकाला जा सकता है। यहाँ पर लोकल लेवल के लोगों को डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, निर्भर होने की जरूरत नहीं है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि जहाँ पर परेशानियां हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम्स है, वहीं पर उसी जगह पर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? पावर को शेयर करके, पावर को बांट के, ताकि लोग अपने प्रॉब्लम्स के लिए खुद ही फैसला ले सकें कि क्या उनके लिए सही है या क्या उनके लिए गलत है। और इसीलिए हम डिसेंट्रलाइजेशन लेकर आते हैं, इसीलिए हम तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के साथ पावर को शेयर कर देते हैं। अब इस आइडिया को, डिसेंट्रलाइजेशन के आइडिया को एक सिंपल और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब आप सभी ने मैकडॉनल्ड्स का नाम तो सुना ही होगा। आप में से कई लोगों ने मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स भी खाए होंगे, मील्स भी ट्राई करी होंगी। अब क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का बर्गर इंडिया में मिलता है मैकडॉनल्ड्स में, जिस फ्लेवर का, जिन वेरिएशंस में इंडिया में आपको बर्गर्स मिलते हैं मैकडॉनल्ड्स में, वो सेम टेस्ट के, सेम फ्लेवर के बर्गर्स आपको यूएसए में मिलेंगे या किसी और फॉरेन कंट्री में मिलेंगे? मुश्किल है, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक देश का अलग फ्लेवर होता है, हर एक देश के लोगों की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, उनका टेस्ट अलग होता है, उनके कल्चर अलग होते हैं, और इसी वजह से हर एक देश का टेस्ट आपको अलग लगेगा दूसरे से। अब वैसे तो मैकडॉनल्ड्स यूएसए में बेस्ड है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर्स है। तो सोचिए कि अगर यूएसए का हेडक्वार्टर्स कभी ये डिसाइड कर लेता कि अब से हर एक देश का जो भी मैकडॉनल्ड है वो सेम तरीके का बर्गर बनाएगा, सेम तरीके का टेस्ट का बर्गर बनाएगा, तो क्या हम इंडियंस उस बर्गर को सही तरीके से और अच्छे से एंजॉय कर पाते? क्या वो हमें इतना पसंद आता? शायद नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा टेस्ट अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारे फ्लेवर्स अलग हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो लोग वहां पर खाते हैं हमें भी वही सेम खाना पसंद होगा। इसीलिए मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया? उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया। उन्होंने हर एक देश के अपने आउटलेट को, मतलब हर एक ब्रांच को मैकडॉनल्ड्स की ये पावर दे दी कि आप अपने देश के मुताबिक फ्लेवर्स बनाइए, आप अपने देश के मुताबिक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लोगों के कल्चर के अकॉर्डिंग अपने बर्गर्स को कस्टमाइज करिए, जो आपके लोगों को पसंद है आप वही उन्हें खिलाइए। इससे क्या हुआ? मैकडॉनल्ड्स भी ग्रो करा और लोग भी खुशी खुशी अपने पसंद का बर्गर खा पाए। इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर हमने डिफरेंट ब्रांचेस को ये पावर दे दी कि वो अपने लोगों के मुताबिक, लोगों की पसंद नापसंद के मुताबिक बर्गर्स बनाए, उसके मुताबिक प्रमोशन करे, उसके मुताबिक लोगों को वो सर्व करे। क्यों? क्योंकि वहां के लोग अच्छे से जानते हैं कि उनके देश के कस्टमर्स को, उनके देश के लोगों को क्या खाना पसंद है। यही अगर डिसीजन यूएसए का हेडक्वार्टर्स लेता, वहां का मैकडॉनल्ड्स लेता,
तो शायद हम अपना बर्गर सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। इसी प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ऐसे ही एक देश में भी होता है। एक देश में भी हम पावर को लोकल लेवल पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि लोकल लेवल के लोगों को पता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। वहीं पर अगर सिर्फ सेंटर डिसीजन लेता रहेगा या सिर्फ स्टेट डिसीजन लेता रहेगा कि लोकल लेवल पर ऐसा होगा या कुछ और होगा, तो सही तरीके से गवर्नेंस नहीं हो पाएगी, लोग भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पावर को बांट देते हैं। किनके साथ? उन लोगों के साथ जिनको पता है, जिनको अवेयरनेस है, जिनको नॉलेज है अपने एरिया को लेकर, अपने लोगों को लेकर, अपनी जरूरतों को लेकर, अपनी नीड्स को लेकर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया कि जो लोग जहाँ पर रहते हैं उन्हें उसी जगह की प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे से पता होता है, नॉलेज होती है। विलेज के लोगों को पता होगा कि उनके विलेज में क्या परेशानियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं। सिमिलरली टाउन के लोगों को अच्छे से पता होगा कि उनके टाउन में क्या प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ लिखा है, they also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो लोकल लेवल पर रहते हैं, सिटीज में या टाउन्स में भी रहते हैं, उन सभी को अपने लोकेलिटी के बारे में पता होता है। उन्हें पता होता है कि हमारी लोकेलिटी में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनके पास बेटर आइडियाज भी होते हैं इस बात को लेकर कि हमें किस तरीके से पैसों को खर्चना चाहिए और कैसे इस प्रॉब्लम का हल लाना चाहिए, मतलब कैसे इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए। उनके पास बेटर आइडियाज होते हैं। क्यों बेटर आइडियाज होते हैं? क्योंकि उन्हें ज्यादा पता होता है अपनी लोकेलिटी के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। वो ये भी जानते हैं कि कैसे वो हर चीज को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी विलेज में या किसी टाउन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे हम विलेज का एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर किसी विलेज में पानी की दिक्कत है, तो वो विलेज के लोगों को अच्छे से पता है कि वो कैसे उस चीज का सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। अगर वहां पर पानी की कमी है, तो वो इस तरीके के आइडियाज लेकर आ सकते हैं जिससे वो पानी को बचा सके, जिससे वो डिपेंडेंट ना हो सेंटर या स्टेट के ऊपर। क्योंकि अगर वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो पता नहीं उनकी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, क्योंकि सेंटर हर एक विलेज को तो नहीं देख सकता, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हर एक विलेज को तो मॉनिटर नहीं कर सकती। वो नहीं जानती कि कौन से विलेज में क्या दिक्कतें हैं या क्या दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन विलेज के लोग तो समझते हैं, तो वो खुद से सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। वो जानते हैं कि अगर हमारा ये प्रॉब्लम है, अगर हमारे विलेज में पानी की कोई दिक्कत है, तो वो जानते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। वो आपस में मिलकर डिसीजन ले सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे ही एक टाउन में भी होता है। अगर किसी टाउन में कोई स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है, तो सेंटर तो आके वो स्ट्रीट लाइट को ठीक नहीं करेगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी आकर उस स्ट्रीट लाइट को ठीक नहीं करेगी। वहाँ के लोग मिलकर आपस में अथॉरिटी बनाकर एक दूसरे के साथ डिसीजंस ले सकते हैं और ये फैसला ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो स्ट्रीट लाइट को जल्दी और सही तरीके से ठीक करवा सकते हैं, वो सही तरीके से सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने टाउन को जानते हैं। इसीलिए लोगों के पास ज्यादा नॉलेज होती है अपनी लोकेलिटी को लेकर, और इसीलिए हम पावर उनके साथ शेयर कर देते हैं थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की मदद से। यहाँ पर लिखा है, एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जब हम लोकल लेवल में पावर शेयर कर देते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, हम लोगों को भी एक पावर दे देते हैं। अब लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब लोग अब सीधा सीधा भाग ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जो डिसीजंस उनको अफेक्ट करने वाले हैं या जो प्रॉब्लम्स उनको अफेक्ट कर रही हैं, जिनके वजह से वो डिसीजंस ले रहे हैं, अब वो डिसीजन सेंटर नहीं लेगा उनके लिए, स्टेट नहीं लेगी उनके लिए, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके अपने लिए डिसीजन ले सकती हैं। इससे क्या होता है, हमारे देश की डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि जब हमारे मतलब की कोई बात होती है, हमारे इंटरेस्ट की कोई बात होती है, तो हम बेटर आइडियाज देते हैं, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हम भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बात हमारे इंटरेस्ट की होती है, हमारे फायदे की होती है। तो जब हम लोकल लेवल में पावर बांटते हैं और लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो उसकी मदद से क्या होता है, हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो जाती है। और हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का,
क्या है वो प्रिंसिपल? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये भी पूरा हो जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि खुद से हम खुद को राज कर सकते हैं, अपने लिए फैसले हम खुद ले सकते हैं। तो जब हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि हमारे पास पावर है, तो हम क्या करते हैं? हम डेमोक्रेसी के इस एक प्रिंसिपल को पूरा कर देते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को हम पूरा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली अपने लिए डिसीजंस लेते हैं। और यही फायदा होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, और इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, और इसीलिए हमारे देश में भी डिसेंट्रलाइजेशन को लाया गया। तो ये था हमारा ये टॉपिक जहां पर हमें नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन को समझना था। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये दोनों टॉपिक, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको ये समझ आ गया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और क्यों हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन का होना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।